हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों, इसके पहले हमने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अब हम इस लेक्चर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डिस्कस कर रहे हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहाँ पे एमपीपीएससी की हमने यूनिट 5 जो है अपडेटेड सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है वो सारे टॉपिक हमने करवा चुके हैं। आप चैनल में देख सकते हैं 2024 का सिलेबस जो प्रभावशील है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं राज्य में नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तथ्य है। जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तथ्य है। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तथ्य हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए थे। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। दोस्तों, है ना? आया समझ में? तो अब देखो, उसके बाद जो मैंने बोल के बताया उसके बाद आगे सुनिए। मूल संविधान के भाग 4, दोस्तों भाग कौन सा है? भाग 4। मूल संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद ऐसे हैं। 16 अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विस्तार से उल्लेखित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विस्तार से उल्लेखित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व वह सिद्धांत है जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को ऊंचे नागरिक आदर्श प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। हमारे नीति निर्देशक तत्व ये राज्य के हैं दोस्तों। ये राज्य का काम है कि इसको लागू करे। किसका काम है? राज्य का काम है इसको लागू करे, क्योंकि जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ना? वेलफेयर स्टेट बनाना है। हम अपने अपने राज्यों को वेलफेयर स्टेट बनाना है, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें, उनका अच्छे से उपयोग करें। ये सब राज्यों को निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा कि ऐसे काम करेंगे, करना है आपको करके। समझ में आया दोस्तों? इतना है ना? वास्तविक रूप से संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को स्थान दिया गया है उन्हें व्यवहार में मुख्य रूप देने के उद्देश्य से इन तत्वों को संविधान में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तथ्य निहित है। आगे पढ़ेंगे अपन काम की चीजें, है ना? तो समझ में आ गया? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सामान्य परिचय देखते हैं इसका। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देश तथ्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद मिलाकर भाग 5 निर्मित, भाग 5 नहीं है, भाग 4 है। भाग 4 निर्मित है। संविधान में इस नवीन व्यवस्था को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने कहां से लिया था दोस्तों? आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया था। जब आयरलैंड ने अपना खुद का संविधान बनाया तो उसने स्पेन से ग्रहण किया था इसको। और स्पेन ने कहाँ से लिया था? तो स्पेन ने कहीं से नहीं लिया था, स्पेन ने खुद बनाया था, है ना? खुद बनाया था। लेकिन अपन ने किस देश के संविधान से लिए हैं? अपन ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, याद रखना है। इतना समझ में आ गया? कल्याणकारी राज्य की बढ़ती हुई स्वीकृति के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना सारे विश्व में संवैधानिक प्रशासन में नवीन विकास है दोस्तों। नवीन विकास है। अगला फैक्ट देखिए, यदि राज्य इन्हें लागू नहीं करता तो कोई व्यक्ति इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकता। एक बात याद रखना है आपको। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? यदि यानी राज्य इन्हें लागू नहीं करता तो कोई व्यक्ति इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भैया न्यायालय?
तो न्यायालय इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि नीति निर्देशक तथ्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इसलिए नहीं जा सकता, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय बनाने का उद्देश्य यही है, अप्रवर्तनीय बनाने का उद्देश्य यही है कि उन्हें लागू करने के लिए राज्य के पास संसाधन हो भी सकते हैं और नहीं भी, हो भी सकते हैं और नहीं भी। नीति निर्देशक तत्व को लेके हम कोर्ट इसलिए नहीं जा सकते, अगर कोर्ट गए भी, पहले ही संविधान में ऐसा बना दिया गया है, मान लो ऐसा नहीं बनाया रहता और अपन कोर्ट जाते, फिर कोर्ट राज्य से सवाल जवाब करती तो राज्य कहता हमारे पास संसाधन ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं था, हमारे पास ये दिक्कत थी, हमारे पास वो दिक्कत थी, है ना। तो कहीं ना कहीं से जीत सरकार की ही होती। इस वजह से इसको यदि राज्य इन्हें लागू नहीं करता तो कोई व्यक्ति इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकता, ये बनाया गया है। यानी कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है ना, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो उसका कारण क्या है, लागू करने के लिए राज्य के पास संसाधन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इस कारण ऐसा बनाया गया। तो ये कुछ फैक्ट याद समझ में आ गया। भाग 4 नहीं है, 5 है, याद रखना है ना, नहीं भाग 4 है, याद रखना। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया है, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, है ना, ये याद रखना है भाग 4। तो ये सामने के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, देखिए नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों। क्रियान्वयन का मतलब होता है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की विधि, यानी जो जो कार्य इसने सफलतापूर्वक किए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की विधि को ही क्रियान्वयन कहा जाता है। तो पहला ही संशोधन अधिनियम भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिए था दोस्तों। पहला ही संशोधन यानी प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया था। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई थी इन सब अनुच्छेदों में। भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद कुछ अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए थे। तो बहुत सारा हुआ था दोस्तों। तो प्रथम ही संशोधन में भूमि सुधारों में क्रियान्वयन किया गया था। उसके बाद चौथा संविधान संशोधन, 17वां, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसी का अनुगमन किया गया। क्योंकि अपन ने पढ़े थे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है ना, जोड़ दिया गया था। तो वही वाला है इसमें। तो ये किया गया था, संपत्ति अधिग्रहण को अलग कर दिया गया था। अगला है 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और वो उसमें पंचायती राज्य शब्द जोड़ा गया था, पंचायती राज्य को लाया गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में लिख रखा था, है ना, लिख रखा है। तो उसमें क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम था दोस्तों ये। तो अनुच्छेद 40 में क्या लिख रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पंचायती राज्य का गठन, पंचायती राज्य का गठन राज्य करेगी, ये लिख रखा है। पंचायती राज्य का गठन राज्य करेगी, अनुच्छेद 40 याद रखना है। अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं, संविधान के द्वारा राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायती राज्य का गठन कौन करेगा, राज्य करेगा, ये लिख रखा है ना। पंचायती राज्य का गठन राज्य करेगा, अनुच्छेद 40 में लिख रखा है। तो ये समझ में आ गया। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत में। उसके बाद है ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को दिया गया था अनुच्छेद 49 के तहत। तो अनुच्छेद 49 में लिख रखा है दोस्तों, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। राज्य जो है अनुच्छेद 49 में क्या लिख रखा है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। यानी कि जैसे कि स्मारक हो गया, स्मारक आ गए, उसके अंतर्गत स्मारकों स्थान का संरक्षण करेगा या वस्तुओं का संरक्षण करेगा। तो अनुच्छेद 49 में क्या लिख रखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। अनुच्छेद 49 में लिख रखा है राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा, है ना। स्मारक हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गया। इसी के लिए जैसे ये शब्द आया था, ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण को कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिया गया था। अनुच्छेद 49 में यह प्रावधान अनुपालन है। अगला फैक्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 1992 के उत्तरार्ध में पूरी मंदिर के क्षय के संरक्षण का कार्य हाथ में लिया गया था।
तो जो पूरी मंदिर जो है उसका कार्य भी अपने हाथ में लिया था किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1992 में, याद रखना है। अनेक योजनाएं जैसे कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न भोजन, मादक पेय पदार्थों में प्रतिषेध यानी बंद करना, कुछ ऐसे राज्य की नीतियां हैं। ये 1993 से आंध्र प्रदेश में आई थी सबसे पहले, और ये अनुच्छेद 49 का ही अनुसरण कर रही है दोस्तों। तो अनुच्छेद 49 नहीं है, 47। अनुच्छेद 47 में क्या लिख रखा है ये आपको पता होना, तो आपको सब पता चल जाएगा। अनुच्छेद 49 में लिख रखा है, राज्य सभी वर्गों के लोगों के लिए पोषण के लिए व्यवस्था करेगी। काय के लिए? पोषण के लिए व्यवस्था करेगी, है ना। एवं हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लगाएगी नहीं, लगा सकती है। एवं हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी, ये भी लिखा हुआ है। इसी के लिए तो दोस्तों कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और पोषण की व्यवस्था कर गई तो सरकार कई सारी विभिन्न योजनाएं चलाती है, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष योजना, आयुष्मान भारत योजना, मिड डे मील योजना, आंगनबाड़ी पोषण आहार, सतत अनाज वो करवाती है ना। ये सब योजनाएं इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये सब कार्य करने राज्य को दिए गए हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया होगा 47 में क्या लिख रखा है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। हरित क्रांति तथा जैव प्रौद्योगिकी में शोध एक लक्ष्य कृषि पशुपालन एवं आधुनिकीकरण भी है, जो अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में क्या लिख रखा है? राज्य कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास करेगी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, बढ़ावा देगी। किसको? कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देगी, टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, पशुओं के नस्ल में सुधार करेगी, गौ वध निषेध करेगी, जो गायों की हत्या की जा रही है उस पर सब प्रतिबंध लगाएगी। ये सब बात लिख रखी है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 के तहत ही हरित क्रांति एवं जैव प्रौद्योगिकी में एक शोध का लक्ष्य कृषि एवं पशुपालन आधुनिकीकरण भी है, जो अनुच्छेद 48 में है। समझ में आ गया इसमें क्या लिखा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव अधिनियम आया, राष्ट्रीय वन नीति 1988 आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो अनुच्छेद 48 का में क्रियान्वयन की दिशा में लाए गए थे। तो अनुच्छेद 48 के काम में क्या लिख रखा है आपको जानकारी के लिए बता दूं। राज्य पर्यावरण के संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा हेतु प्रयास करेगी। राज्य क्या है? राज्य पर्यावरण के संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा हेतु प्रयास करेगी। इसी के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया, वन्य संरक्षण अधिनियम 1986 आया, राष्ट्रीय हरितकरण न्यायाधिकरण भी लाया गया। इसके बाद देखो यहीं पे लिखा है शायद कहीं, हाँ 1995 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की थी दोस्तों, है ना। ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की थी। उसके बाद 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना भी की गई थी, याद रखना है एनजीटी की स्थापना। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समझ में आ गया। जिला स्तर द्वारा कुछ न्यायिक शक्तियों में कार्यपालिका से कार्य को संपन्न करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किए गए कुछ संशोधन अनुच्छेद 50 के अनुसार किए गए थे। तो अनुच्छेद 50 में क्या लिख रखा है दोस्तों? राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण यानी दोनों को अलग कर दिया गया। पृथक्करण की बात करता है, दोनों को अलग कर दिया गया। राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण कर दिया गया, दोनों को अलग कर दिया गया। और 1993 के बाद से कोलेजियम व्यवस्था लाई गई थी। कोलेजियम व्यवस्था लाई गई थी, अपन ने पढ़े थे ना 1993 के बाद से कोलेजियम व्यवस्था, जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित कोलेजियम व्यवस्था लाई गई थी। तो अनुच्छेद 50 इसमें लिख रहा, इसमें क्या है मैंने बताया, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो उसी लिए जिला स्तर पर कुछ न्यायिक शक्तियों से कार्यपालिका के कार्य को संपन्न करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता किया गया संशोधन 1950 यानी अनुच्छेद 50 का अनुसरण करता है ये। अगला है, अगली बात जो यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, ये अनुच्छेद 51 में लिखी हुई है, 51 में, है ना, 51 में लिखी हुई है। तो क्या है समझो इसको।
क्या लिखा है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुनिश्चित करने के लिए भारत के अनेक प्रयास किए, संयुक्त राष्ट्र की शांति की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना कार्यवाहियों में भाग लेना, समोलिया, सिएरा लियोन आदि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ व नेतृत्व करना इत्यादि ये सब काम किए इसने। तो अनुच्छेद 51 में ये लिख रखा है दोस्तों कि स्वतंत्र विदेश नीति, गुट निरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत, यूएन अभियानों, जो संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में सहयोग करेगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व संधियों का सम्मान भी किया जाएगा। यह अनुच्छेद 51 में लिख रखा है ना। अनुच्छेद 51 में यही बात लिख रहे। तो हमने पढ़े थे 36 से लेके 51 तक के यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये 51वां अनुच्छेद था, 36 से 51। तो ये समझ में आ गया क्या क्या यहाँ पे बताया। अनुच्छेद 40 से, ये सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 40 है, 40 के बाद 49 वाला अपन ने पढ़े, फिर 47 है ना, ये सब, फिर 48 फिर 48 का। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है, महत्व देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व देखते हैं तो अनुच्छेद 37 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, तो नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है या नहीं, उसके बारे में बताया गया है इसमें। इसके विषय में अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, यानी न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किए जा सकते, वाद योग्य है करके 37 में बताया गया है। तो 37 घोषित करता है कि नीति निर्देश तत्व देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन के लिए मूलभूत है, चूंकि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। नीति निर्देशक तत्व सभी आगामी सरकारों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी। आगामी सरकार, जो भी आगामी सरकार आएगी उसके मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी, उसको पता चलेगा कि कार्य क्या क्या करना है। नीति निर्देशक तत्व उन सरकारों की सफलता और विफलता का आकलन करने के लिए मापदंड भी प्रस्तुत करेगी। तो नीति निर्देशक तत्व से हमको ये भी पता चल जाएगा कि सरकारों की सफलता और विफलता का आकलन भी करेगी, यानी सरकार अच्छी है या बुरी सरकार है उसका आकलन भी ये करेगी। मान लो कोई सरकार अच्छी है तो नीति निर्देशक तत्वों में अच्छा काम करेगी। मान लो कोई सरकार कुछ भी नहीं कर रही है तो वो ये नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद लिख रखे हैं उस हिसाब से कुछ काम करेगी नहीं। तो ये एक मापदंड आकलन भी करेगी, मापदंड का कार्य भी करेगी। और ये बोलते भी हैं कि अगर आप कभी भी चुनाव में वोट देने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि आपकी सरकार ने किया क्या है। आपकी सरकार ने नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से कुछ काम करी है ऐसा जो राज्य के लिए फायदा हो, जनता के लिए फायदा हो फायदा हो तो आप उसी को वोट दें। आगे बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है इसने अभी तक के। तो कर्मकारों के लिए कार्यस्थल पर मानोचित दशाओं में बनने के लिए कारखानों से संबंधित अनेक कानून, जैसे अनुच्छेद 42 में लिख रखा है। अनुच्छेद 42 में यह बताया गया राज्य महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगी। यानी गर्भवती महिलाओं को जो प्रसूति सहायता देगी। राज्य का काम होगा कि गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 42 में लिख रखा है। उसी के हिसाब से ये भी बताया गया है यहाँ पे, समझ में आ गया। बात करेंगे अगला, कुटीर उद्योगों का संवर्धन सरकार की आर्थिक नीतियों के पक्ष रहा है, इस उद्देश्य से कि खादी एवं ग्रामोदय आयोग भी हैं। इसके अतिरिक्त सिल्क बोर्ड, हथकरघा बोर्ड और नाबार्ड आदि की भी सृजन किया गया था। इन सब का स्थापना भी की गई है। शिक्षा, प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्ग को प्राथमिकता पूर्ण व्यवहार सरकार की कल्याणकारी नीति का समय एक भाग है। इसमें नवीनतम मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन, जिसके लिए 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अनापत्ति प्रदान की थी अनुच्छेद 46 के तहत। तो अनुच्छेद 46 में लिख रखा है दोस्तों, राज्य जो है एसटी एवं एससी वर्ग के लिए शिक्षा एवं आर्थिक संबंधित विकास और करेगी और हितों में वृद्धि करेगी। शिक्षा एवं आर्थिक संबंधित विकास करेगी एवं उनके हितों में वृद्धि भी करेगी, है ना। उनके वृद्धि भी करेगी, उनके लिए वृद्धि भी करेगी, है ना। और यहीं से आरक्षण का आधार भी बनाया है, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर उनको आगे बढ़ाएगी, है ना। तो ये सब काम इन्होंने करे हैं। तो 46 में लिख रखा है, याद रखना है, राज्य एसटी और एससी वर्ग के लिए शिक्षा
एवं आर्थिक संबंधित विकास करेगी, इतना याद रखना है। ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आया, इसको एक बार पढ़ लेना है बस। उसके बाद बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की विफलताएं, क्या क्या विफलताओं का सामना करना पड़ा है अभी तक। तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों की विफलताएं क्या क्या है। तो 1990 में काम का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में लिख रखा है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करेगी। शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करता है ये अनुच्छेद 41 है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जो मौलिक अधिकार बनाने का प्रयास किया गया था, अनुच्छेद 41 जो है काम का अधिकार यानी बेरोजगारी, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का प्रयास किया गया था। अधिकार बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार चल नहीं पाई और विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो ये एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देश में सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, दोस्तों अनुच्छेद 44 में क्या लिख रखा है, तो अनुच्छेद 44 में राज्य सामान्य नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगी करके लिख रखा है। प्रयास करेगी है ना, अभी लागू नहीं है, प्रयास करेगी। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है देश में रहने वाले सभी नागरिक, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी भी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो वह विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों हर नागरिकों के लिए एक समान होंगे, एक समान कानून होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। देश के सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में एक संवेदनशील विषय है होने के कारण सरकार की यह स्थिति है कि जब भी विभिन्न संप्रदाय वर्ग आगे नहीं आते, जब तक के जितने भी संप्रदाय वर्ग आगे नहीं आते और स्वयं नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को नहीं चाहते, तब तक उसे लागू करना वांछनीय है। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सामान्य नागरिक संहिता का क्रियान्वयन निश्चित रूप से किया जाना है। उसे सामान्य नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए हेतु प्रगति पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट देने को कहा, इतना याद रखना है। तो सामान्य नागरिक संहिता अभी हर किसी के लिए एक कानून नहीं है, बड़ों के लिए अलग कानून है, बच्चों के लिए अलग कानून है, कई प्रकार की चीजें हैं है ना। तो ये सिर्फ गोवा राज्य में लागू है दोस्तों, अभी सिर्फ गोवा राज्य में लागू है सामान्य नागरिक संहिता है ना। तो ये समझ में आ गया, अनुच्छेद 41 और 44 याद रखें बस। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देश तत्वों में क्या अंतर है, उसको देख लेते हैं, फट से लेते हैं, आप सुनिए बस। तो देखिए मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, और नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। और मौलिक अधिकार इसका वर्णन भाग 3 में है। इसका वर्णन कहाँ पे है, भाग 3 में है। और नीति निर्देश तत्व का वर्णन भाग 4 में है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण में ले सकते हैं, यानी इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और इसको लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जाया जा सकता इसको लागू करने के लिए। इसको लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, इसको लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। आगे समझ, इतना सा है। उसके बाद आगे और देखिए क्या क्या है काम का, तो है ना। ये मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार सरकार के अधिकार के लिए है, यह सरकार के अधिकार के लिए है। ये क्या है, ये समाज की भलाई के लिए है। नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए है। उसके बाद ये देखिए मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है और नीति निर्देश तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता है दोस्तों। यह सरकार के महत्व को बढ़ाती है। कौन, मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को बढ़ाती है और यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाती है। ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाती है। ये मौलिक अधिकार ये नागरिकों को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार भारत के राजनीतिक प्रजातंत्र को आधार प्रदान करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का मतलब होता है लोगों के शासन को आधार प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को आधार प्रदान करते हैं। सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को आधार प्रदान करते हैं, ये याद रखना है। मौलिक अधिकार राज्य के निषेधात्मक कर्तव्य के रूप में है, यानी कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए, किसके लिए, स्टेट के लिए निगेटिव है,
निगेटिव है, क्योंकि वो अपने को दे रहा है, नागरिकों को दे रहा है ना, तो निगेटिव कर्तव्य के रूप में है, अर्थात राज्य के निरकुश कार्यवाहियों पर प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध है। इसके विपरीत नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक कर्तव्यों में से एक है, यानी राज्य के लिए पॉजिटिव है, उसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो लागू नहीं भी करेगा तो उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते अपन, है ना, न्यायालय नहीं जा सकते, इसीलिए राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है और मौलिक अधिकार राज्य के लिए निषेधात्मक है, निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। आगे समझ में, जहां मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा नहीं, यानी प्रवर्तनीय है, ये अप्रवर्तनीय है। तो इसको हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये देखो यहाँ लिखा है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, यानी वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी कि वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है दोस्तों, इतना ही है। इसका साफ मतलब यही है, मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर पूरा नहीं करती सरकार तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। तो इस तरीके से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत वाला लेक्चर डिस्कस किए। एक और लेक्चर आएगा इसके बाद जो काम का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार।